नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं ललित प्रजापति और आखिरकार जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी वो उम्मीद वहां से पूरी नहीं होती। बाकायदा संविधान का हवाला दिया गया, धाराओं का हवाला दिया गया और इसके चलते अदालत ने साफ इनकार कर दिया कि वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाई कोर्ट कांग्रेस जा सकती है, ये बात कही गई है। तो नामांकन रद्द होने के बाद जो याचिका मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस की तरफ से लगाई गई थी वो खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बयान भी कांग्रेस का आया कि पहले वोट चोरी होती थी, इस बार सीट चोरी हुई है। आज इस मामले में, इस हाईफाई मामले में सुनवाई हुई और नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई। कोर्ट में यह भी कहा गया कि इस मामले में सीधे रिट याचिका नहीं सुनी जा सकती। ये कोर्ट ने कहा है, इस मामले में सीधे रिट याचिका सुनी नहीं जा सकती। अगर फैसले पर आपत्ति है तो वे चुनावी याचिका दायर करें। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने इस पूरे मामले को सुना और उन्होंने ये साफ किया है, संविधान का अनुच्छेद 329 जो ये ताकत देता है, चुनाव आयोग को ये ताकत देता है चुनाव प्रक्रिया में अदालत का हस्तक्षेप सीमित करता है। कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 329। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर सकता, ये आज अदालत ने कहा है। कोर्ट ने क्या कहा है, बहुत वर्ड टू वर्ड मैं आपको एज इट इज बता देता हूं। चुनाव से जुड़े ऐसे विवादों का समाधान चुनाव याचिका के जरिए किया जाना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन चाहें तो चुनाव याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं। अदालत ने साफ कर दिया है। तो तीसरी सीट के लिए 9 जून को जो मीनाक्षी नटराजन है उनका नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पुराने केस की उसमें जानकारी नहीं दी थी। वो केस भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं यानी नटराजन के वकील हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट सुनते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के अनुसार केवल उन्हीं आपराधिक मामलों का खुलासा जरूरी है जिनमें अदालत आरोप तय कर चुकी है। संबंधित निजी शिकायत में अभी संज्ञान की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। जो मामला बताया जा रहा है तेलंगाना का मामला है। तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन रही हैं। नटराजन को केवल बीएनएस की धारा 223 के तहत नोटिस मिला था। यह तर्क अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का रिएक्शन क्या रहा? सरकार ने जो किया है वो गलत है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बिना इतने बड़े कदम नहीं उठाए जाते। हमारा मानना है कि यह कदम जानबूझकर कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए बड़ी साजिश के तहत उठाए गए हैं। मीनाक्षी ने क्या कहा था? वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें शुरुआती चरण में ही बाहर कर दिया। उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए, अगर उन्हें वोट नहीं मिलते हैं वे हार जाएंगी, यही लोकतंत्र की प्रोसेस है। ये तर्क दिया जा रहा था, पर अब चूंकि अदालत ने साफ कर दिया कि हम चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और किन धाराओं के तहत उन्हें रुकना पड़ रहा है, इसका भी जो जिक्र है वो किया गया है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 है, अदालत ने तर्क दिया है कि उसके तहत 329 जो निहित प्रतिबंध है, अपने रिट अधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार अदालत ने किया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई थी। अदालत ने क्या कहा? अगर अदालत ये तय करने लगे कि किन मामलों में खामियां स्पष्ट है कि अनुच्छेद 32 या 226 के तहत हस्तक्षेप किया जाए और किन मामलों में चुनाव याचिका के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये अनुच्छेद 329 है, इसी में ये व्यवस्था है। और 329 में ऐसी व्यवस्था पढ़ने जैसा होगा वो वहां मौजूद ही नहीं है। बहुत टेक्निकल बेंच है, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बेंच ने यह भी कहा ऐसा कोई सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसके तहत कुछ मामलों में अदालत सीधे हस्तक्षेप करे और अन्य मामलों में चुनाव न्यायाधिकरण, चुनाव को लेकर जो ट्रिब्यूनल है, उसका दरवाजा खटखटाने के लिए कहा जाए। ये पूरा घटनाक्रम रहा है और कुल जमा बात यह कि कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिली है। इसके बाद हालांकि बहुत हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। तमाम जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। जीतू पटवारी नज़र आते हैं, उमंग सिंघार नज़र आते हैं, विक्रांत भूरिया नज़र आते हैं। तमाम कांग्रेस के दिग्गज वहीं पर थे। उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, गुस्सा अपना जाहिर किया। अब सवाल ये भी है कि तेलंगाना का वो मामला जिसके तहत, दरअसल तेलंगाना का ही वो मामला, इसके दस्तावेज भोपाल पहुंच गए थे। उन्हीं दस्तावेजों के हवाले से, और ये बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी मीनाक्षी नटराजन ने जब अपनी सदस्यता को लेकर नॉमिनेशन फाइल किया।
बीजेपी प्रवक्ता के आरोपों की जब जांच की गई तब ये क्लियर हुआ कि हाँ, उन्हें एक समन जारी किया गया था। हालांकि ये कहा गया कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है और इसमें तो अभी अदालत ने सुओ मोटो भी नहीं लिया है, और इस मामले में फिर कैसे इस तरह से किया जा सकता है। अब ये मामला किस तरह का है वो पहले जान लीजिए। तेलंगाना का ये मामला है, हैदराबाद का खास तौर पर पूरा गेम इसने पलट दिया। हैदराबाद की रहने वाली एक पूर्व कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने नामपल्ली स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक निजी याचिका दायर की है और इसमें मीनाक्षी नटराजन को आरोपी नंबर 4 के तौर पर शामिल किया गया। लेकिन ये 2025 का मामला है, पिछले साल का मामला है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कांग्रेस के ही एक नेता पर। कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं, जो महिला हैं, वो पहुंच जाती हैं अदालत। तब आरोपी नंबर 4 के तौर पर मीनाक्षी नटराजन शामिल की जाती हैं। कांग्रेस नेता कुंभम शिव कुमार रेड्डी, इन पर क्या क्या आरोप हैं? रेड्डी का आचरण, छेड़छाड़ और धमकियां, इसे लेकर पार्टी नेतृत्व पर को शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आप देखिए कितना विरोधाभास है कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि एक महिला का अपमान किया गया, एक महिला का अपमान किया गया, एक महिला को चुनाव में नहीं खड़े होने दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जो आरोप उन पर लगा, कांग्रेस पर लगा, वो भी एक महिला नहीं लगाए थे। अगर उस महिला की सुनवाई हो जाती, तेलंगाना हैदराबाद की उस महिला को सुन लिया जाता जो कांग्रेसियों पर आरोप लगा रही हैं, तो स्थितियां होती ही नहीं। इसकी 2022 से मामला शुरू होता है। सबसे पहले 2022 में हैदराबाद पुलिस को इस बात की शिकायत की गई शिव कुमार रेड्डी के खिलाफ, कुंभम शिव कुमार रेड्डी, और बाद में मीनाक्षी नटराजन को शामिल करते हुए जो निजी शिकायत दर्ज कराई गई मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने, वो 2025 में। इससे पहले हैदराबाद और बेंगलुरु पुलिस को बाकायदा शिकायतें दी गई, उन मामलों को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। तब जो शिकायत करता है 2025 में अदालत पहुंचता है, नामपल्ली कोर्ट, हैदराबाद का नामपल्ली कोर्ट, जहां ये याचिका स्वीकार की जाती है। सिंघवी तर्क क्या दे रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई को कानूनी रूप से गलत और राजनीति से प्रेरित वो बता रहे हैं। ये साफ कर रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला या एफआईआर नहीं है, बल्कि एक प्रारंभिक नोटिस है। जब अदालत तक कोई मामला पहुंचता है तो अदालत नोटिस जारी करके पूछती है, हाँ भाई क्या है, ये उस तरह का नोटिस है। लेकिन ये मामलों की भी जानकारी देनी होती है अपने हलफनामे में, अपने एफिडेविट में, जो आप चुनाव के लिए दाखिल करते हैं। ठीक, आरोपी या प्रतिवादी, 2 शब्द आ रहे हैं। कानूनी पेंच आपराधिक कानून से जुड़ा है। मीनाक्षी नटराजन के पक्ष को मजबूती किस बात से मिल रही थी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत इस मामले में केवल एक प्रतिवादी माना गया, एक पार्टी उन्हें माना गया है, कोई घोषित अपराधी या मुख्य आरोपी इसमें नहीं माना गया है। ये धारा पुराने कानून सीआरपीसी की जो धारा 200 थी उसको ये रिप्लेस कर रही है। अदालत ने इस मामले में कोई संज्ञान यानी कॉग्निजेंस नहीं लिया है और इसीलिए कानूनी तौर पर इसे आपराधिक केस नहीं कहा जा सकता। हालांकि अब आज जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये इस तरह के जो मामले हैं वो तो हम नहीं देखेंगे और हम चुनावी प्रक्रिया में दखल दे ही नहीं सकते। अदालत ने 329 का हवाला दे दिया, क्लियर कर दिया कि हम इसमें कोई दखल नहीं दे सकते। आप चुनावी रिट के जरिए इसे दे सकते हैं, हम चुनाव प्रक्रिया को नहीं रोक सकते। और इससे पहले जो भाजपा के जो तीनों दावेदार हैं उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब कांग्रेस इसे लेकर किस तरह से आगे लड़ाई लड़ती है, कानूनी क्या लड़ाई लड़ती है, सड़क पर क्या लड़ाई लड़ती है, वो आगे हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। नमस्कार।